हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज, जिसके पाठ नंबर हम तीसरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके जो लेखक हैं, पहले ही मैंने आपको 2 लेसन पहले करवा चुका हूँ। उसका मैंने पहले ही बताया था कि एक बुक है, इसी बुक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। और इनका उद्देश्य क्या है, ये बुक पढ़ने के बाद आपको क्या जानकारी मिलेगी? भारत के इतिहास की जानकारी भारत के इतिहास की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो इस लेसन के अंदर जितने जितने पॉइंट्स हम पढ़ने जाएंगे आज, वो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। ये लेसन बहुत लंबा है, इसको 2 पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा। जो अपन आज इसका जो हम लेसन का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है, नंबर 1 है आर्यों का आना, दूसरा है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद और व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ये 8 पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आर्यों का आना। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, जो सिंधु नदी के पार से जो इस पार जो लोग बसने के लिए आ गए थे हमारे भारत में, उन्हें आर्य बोला जाता था। तो वो आर्य लोग कौन थे, कैसे आए थे, क्या था, वो देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन थे और कहां से आए थे, यह भेद अभी खुला नहीं है। यह भी संभावना है कि यह यहीं के हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और आर्यों के बीच कुछ समानताएं मिलती हैं। यह भी हो सकता है कि वे मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व यहाँ आए होंगे। इतना ही अवश्य है कि वे व्यवहारिक दृष्टि से भारत के ही निवासी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में कहा जा सकता है कि शायद इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हुआ होगा। अनुमान है कि सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ें ही इसके अंत का कारण होगी। मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा, जमीन सूखती गई होगी और खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहरों पर जमी रेत की परतें इस बात को सिद्ध करती है। वहां खुदाई करने पर मिले 3-3 मंजिले मकान भी इस बात की गवाही देते हुए से लगते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात आने वाली सभ्यता ने भारत में खेती पर बल दिया। खेती पर बल देने वाले आर्य ही थे। द्रविड़ जाति और आर्यों के बीच समन्वय से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। इन दोनों सभ्यताओं के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य उत्तर पश्चिम दिशा से एक के बाद एक आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद आर्यों का प्रवेश माना गया है। यह भी संभव है कि पश्चिमोत्तर दिशा से ही भारत में अनेक कबीलों एवं जातियों का प्रवेश होता रहा हो। पहला सांस्कृतिक समन्वय आर्यों द्रविड़ जातियों के बीच हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। बाद के युगों में भी अनेक जातियां आई और यहीं घुल मिलकर रह गई। तो इस तरह से क्या था, ये आर्य हमारे भारत में आए थे, जिन्होंने खेती करना, पशुपालन करना इत्यादि काम शुरू किए थे, जिसकी वजह से आज हमारी सभ्यता आगे बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। ये प्राचीनतम अभिलेख यानी कि प्राचीन काल से जो लिखे हुए जो बड़े बड़े ग्रंथ और पुराण थे, वो आप आज इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से थे। लेखक का कथन है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम इतिहास वेद ही हैं। हमारे पास सबसे पुरानी पुस्तकें यदि हैं तो 4 वेद हैं। वो वेद कौन कौन से हैं, आगे अपन ये पढ़ेंगे। वैदिक काल के निश्चित समय के विषय में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय विद्वान इसे बहुत पुराना मानते हैं, किंतु यूरोपीय विद्वान इससे सहमत नहीं है। कुछ विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, किंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन ग्रंथों को और भी अधिक पुराना माना जाने लगा है।
मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आर्य अपने साथ उन विचारों को लेकर आए थे जिनसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। वेदों और अश्वेता की भाषा में एक अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो 4 वेद थे, वेदों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अनेक हिंदू वेदों की प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेदों का महत्व इसलिए है कि विचारों की आरंभिक दशा में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया था। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। वेद का मतलब होता है जानना। वेदों का सरल एवं सहज अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेद का मतलब क्या है कि आप अपने समय में जो ज्ञान अर्जित करके उनका संग्रह कर देते हो, एक बड़ी पुस्तक बना देते हो, उसे ही क्या बोलते हैं? वेद। वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा एवं देव पूजा नहीं है। वेदों से पता चलता है कि वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति अत्यधिक उमंग थी। यही कारण है कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे आत्मा के अस्तित्व पर भी कम विश्वास करते थे। ऋग्वेद मानव जाति का पहला ग्रंथ है। इसमें मानव के आरंभिक विचार मिलते हैं। इस ग्रंथ में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्यों के प्रति जिज्ञासा का भाव है। इस ग्रंथ में मानव के आरंभिक साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड भी मिलता है। इसमें मनुष्यों द्वारा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विषय को निरर्थक मानने वाली नहीं है। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत की सभ्यता में जब भी खुशहाली आई तो ऐसे ही हर समय में लोगों के जीवन और प्रकृति का जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे युग में ही विविध कलाओं और साहित्य का विकास हुआ। अतः स्पष्ट है कि भारत की संस्कृति जीवंत थी, न कि परलौकिकतावादी पर आधारित संस्कृति। यानी कि उसमें अंधविश्वास नहीं थे, अंधविश्वासों को दूर किया गया है वेदों में। तो इस प्रकार 4 वेद थे हमारे। नंबर 1 पहला वेद इसके अंदर बताया गया है ऋग्वेद था, दूसरा सामवेद था, तीसरा अथर्ववेद था और चौथा यजुर्वेद था। तो देखिए भारतीय संस्कृति की निरंतरता कैसे बनी रही, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। भारतीय संस्कृति में आरंभ से यह देखा जा सकता है कि सभी परिवर्तनों के रहते हुए भी वह निरंतर बनी हुई है। यहीं का साहित्य, कला, दर्शन, नाटक, जीवन के सभी क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुरूप स्वरूप माने पाते रहे हैं। यही इसकी एक विशेषता है। यह भी दिखाई गई है कि इसमें जाति व्यवस्था का आरंभ हो गया था, जिसके कारण समाज ऊंच नीच या विशेष साधारण वर्गों में बंट गया था। जाति प्रथा का उद्देश्य भी उस समाज को मजबूत करना था। इस प्रथा से समाज प्रभावित रहा, किंतु फिर भी भारत हर क्षेत्र में विकास के मार्ग पर बढ़ता रहा। भारत के लोगों के बाहरी जातियों के साथ भी संपर्क बने रहे। तो इस प्रकार देखिए कितनी इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहे, कहीं समाज में, कहीं जातियों में, कहीं किसी धर्म में, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति की निरंतरता यानी कि लगातार वो आगे बढ़ती रही। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। उपनिषद भी क्या थे? बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें थी, धार्मिक पुस्तकें थी ये। उपनिषद भारतीय आर्यों के चिंतन के दस्तावेज हैं। इनका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इनमें आत्मा और परमात्मा के विषय में उल्लेख किया गया है। उपनिषदों में अद्वैतवाद पर बल दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के आपसी मतभेद को कम करके एकता पर बल देना रहा है। इनके जादू, टोने तथा पाठ पूजा की अपेक्षा कर्म करने की प्रेरणाएं दी गई हैं। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, यानी कि झूठ से सच्चाई की ओर ले चल।
अंधकार से मुझे अप्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। इनमें निराकार ईश्वरीय सत्ता के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। इसमें प्राणी को यात्री कहकर संबोधित किया गया है तथा उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। ये उपनिषद पढ़ने के बाद हमारे को पता चलेगा। ये यहाँ पर ये बार बार कभी वेद आ रहे हैं, कभी भारतीय संस्कृति आ रही है, कभी उपनिषद आ रहे हैं। ये इन्हीं चीज़ों से अवगत करवा रहे हैं हमारे को लेखक कि इनको पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद हमारे को पता चलेगा कि हमारा भारत क्या है। आगे देखिए, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में इस बात पर भी बल दिया गया है कि सही ढंग से विकास करने के लिए व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, मन निर्मल हो तथा तन मन दोनों अनुशासन में भी हो। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने या अन्य उपलब्धियों के लिए आत्म संयम, आत्म पीड़न एवं आत्म त्याग अनिवार्य कहा गया है। भारतीय आर्य दूसरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशील बने रहे थे और झगड़ों से बचते रहे थे। वे व्यक्तिवाद में विश्वास करते थे। सभी लोग अपनी इच्छानुसार जीवन जीते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग स्वयं पर ही ध्यान देने लगे। उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को अनदेखा कर दिया। व्यक्तिवाद के कारण ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद को बढ़ावा मिला। जातिवाद के विकास के कारण लोगों में जड़ता जाने लगी और रचनात्मक शक्ति को हानि हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां आपने देखे कि लड़ाई झगड़ों से हमारे को क्या होगा, हमारा समाज टूटेगा, धर्म टूटेगा, हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति को क्या है, हानि पहुंच सकती है। आगे देखिए, भौतिकतावाद क्या था। हमारे जो ग्रंथ विलुप्त या नष्ट हो गए थे उनके अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषा में मिल गए हैं। इन ग्रंथों में भौतिकतावाद पर विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ऐसे ग्रंथों की रचना उपनिषदों के पश्चात हुई थी। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं। भारत में भौतिकतावाद के बहुत बड़े साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी रूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ पर आधारित विचारों का विरोध किया। उनका मत है कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, पहले से मान ली गई बातों या विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर प्रकार के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। वे अतीत की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कराना चाहते थे और साथ ही काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से भी। उनका मानना था कि वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही है। इसके अतिरिक्त न कोई संसार है, न स्वर्ग है और न नर्क है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि और अन्य सभी चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई केवल रूढ़ियां मात्र हैं। उनकी दृष्टि में जीवन की वास्तविक सत्ता ही सत्य थी। तो ये भौतिकवादी संस्कृति, भौतिकवादी ग्रंथ जब हम पढ़ के देखेंगे तो उसमें हम सारे के सारे अपने आप को स्वतंत्र पाएंगे। किसी प्रकार की उसमें कोई चिंता नहीं है। आगे देखिए, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक क्या थे और वो उनका क्या योगदान रहा था हमारे भारत का निर्माण करने में। रामायण, महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं। प्राचीन समय में रचित होने पर भी इन महाकाव्यों का भारतीय जीवन पर आज भी अत्यधिक प्रभाव है। ये दोनों ग्रंथ आज भी भारतीय जीवन का अंग बने हुए हैं। इसका प्रमाण है कि इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए उपयोगी सामग्री है। इनसे प्राचीन भारत के वे भी रहस्य भी समझ में आते हैं जिनके द्वारा अनेक रूपों में विभाजित और जाति पाति के आधार पर विभाजित समाज को संगठित किया जा सकता है। भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों के काल तक ही नहीं अपितु वैदिक काल में भी देखी जा सकती हैं। ये कथाएं संस्कृत साहित्य से प्रकट हुई हैं
कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए कल्पना का सहारा लेकर अपनी कथाओं की सुंदर रचना की है। इनके सत्य वचन का पालन करने, जीवन पर्यंत वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और त्याग की शिक्षा दी गई है। इन कथाओं में तथ्य एवं कल्पना का सुंदर मिश्रण हुआ है। इन कथाओं में वर्णित घटनाएं वास्तविक रही हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें दैनिक जीवन की एक रसता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। भारतीय इतिहासकारों ने यूनानियों, चीनियों और अवसरवादियों की भांति तिथियों एवं कालक्रम साहित्य नहीं रचा। कल्हड़ की राजतरंगिणी ग्रंथ को छोड़कर अन्य महाकाव्यों और ग्रंथों की ऐतिहासिकता को जानने के लिए समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों एवं सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इनके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के सफरनामों का सहयोग भी लिया जाता रहा है। तो स्टूडेंट्स, इतना जो हमारा पार्ट हुआ वो अभी आधा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने पार्ट का जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे वो मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा। धन्यवाद।